हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूकेएसएससी में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गढ़वाल में पंवार वंश को। पिछली वीडियो तक हमने चंद वंश को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था आपके साथ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गढ़वाल में पंवार वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे गढ़वाल में पंवार वंश पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं पिछले उस पर चर्चा कर लेता हूँ। पिछले हमने देखा था कि कैसे उत्तराखंड में कत्यूरियों का शासन हुआ था और कैसे कैसे कत्यूरियों ने क्या किया था, उत्तराखंड पे शासन किया था। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब क्या होता है, कत्यूरी जो राजा थे वो अत्याचारी होना शुरू हो जाते हैं और उनका पतन होना शुरू होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है उत्तराखंड में बहु अराजकता का काल। ठीक है, तो जब उत्तराखंड में बहु अराजकता का काल चल रहा था तो आपके कुमाऊं वाले रीजन में चंद वंश की स्थापना होती है। ठीक है, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और गढ़वाल में होती है आपके छोटे छोटे गढ़ों की स्थापना। ठीक है, इसी को पंवार वंश कहा जाता है। ठीक है, तो एक छोटे से गढ़ चांदपुर गढ़ चमोली से पंवार वंश की शुरुआत होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंवार वंश को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 काल खंडों में बांट देते हैं। ठीक है, ये जो भी नोट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये है आपके यूकेपीडिया जो बुक है भगवंत सिंह धामी जी की, उसके नोट्स है। ठीक है, तो प्रथम काल खंड जो चलता है पंवार वंश का, वो चलता है आपका 888 ईस्वी से लेकर 1490 ईस्वी तक। ठीक है, जिसमें आपके कनकपाल से लेकर अजयपाल तक के राजा क्या करते हैं, शासन करते हैं। कनकपाल वही राजा हैं जो कि क्या करते हैं, पंवार वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको परमार भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको पंवार भी मिलेगा। ठीक है, दोनों एक ही राजवंश है। तो कनकपाल क्या थे, पंवार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, पंवार वंश से आपके अजयपाल तक हम पढ़ेंगे पहले कालखंड को। ठीक है, जहाँ पे इनकी राजधानी कहाँ रहती है, आपके चांदपुरगढ़ी चमोली में रहती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कालखंड चलता है आपका 1409 से लेकर 1804 तक। ठीक है, जिसमें हम श्रीनगर काल को पढ़ेंगे, यानी कि तब क्या होगा, राजधानी श्रीनगर परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, उसमें हम अजयपाल से लेके अंतिम राजा मतलब अंतिम उत्तरवर्ती पंवार राजा कौन थे, प्रद्युमन शाह, उन तक पढ़ेंगे। और प्रद्युमन शाह क्या होती है, 1804 में इनकी मृत्यु हो जाती है गोरखाओं से लड़ते लड़ते। तो इनका कालखंड भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इन 2 कालखंडों में टोटल कितने 54 राजा क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इन 2 कालखंडों में 54 राजा शासन करते हैं। अब क्या होगा, 1804 से लेकर 1815 तक उत्तराखंड के जो गढ़वाल वाला रीजन है वहाँ पे गोरखाओं का राज चलेगा। अब तीसरा कालखंड शुरू होगा, वो चलेगा आपका पंवार राजवंश का 1815 से लेके 1949 तक। ठीक है, जिसको हम टिहरी रियासत काल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि टोटल आपके 6 राजाओं ने शासन किया था। और इस तरह अगर हम टोटल देखें कि पंवार राजवंश में कितने राजाओं ने शासन किया, तो 54 + 6 यानी कि टोटल पंवार राजवंश में 60 राजाओं ने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ राजा 61 भी मानते हैं, पर बेसिकली कुछ कुछ इतिहासकार 61 भी मानते हैं, पर कुछ कुछ राजा क्या करते हैं, मेदिनी शाह को राजा नहीं बनाते हैं, तो 60 ही राजा मतलब कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ फैक्ट ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे प्रथम राजा कनकपाल से। ठीक है, तो पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है आपका किसको, कनकपाल को। पंवार वंश का संस्थापक आपके कनकपाल को माना जाता है। ठीक है, तो जो पंवार वंश के संस्थापक थे कनकपाल, ये कब बनते हैं राजा, 1888 ईस्वी में बनते हैं। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेट सभी राजाओं ने सभी इतिहासकारों ने आगे पीछे दिए, आपको सिर्फ फैक्ट ध्यान रखना है प्रदीप शाह तक। प्रदीप शाह के बाद डेट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, भानु प्रताप की पुत्री से विवाह होता है किसका, कनकपाल का। तो भानु प्रताप कौन थे, एक कत्यूरी राजा थे जिनकी पुत्री से विवाह करते कौन, कनकपाल। ठीक है, और माना जाता है कि कनकपाल कहाँ के निवासी थे, धारनगरी गुजरात के निवासी थे कौन, आपके कनकपाल। और पिछले जो यूकेएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वहाँ पे भी धारनगरी गुजरात को ही पंवार वंश का मूल स्थान माना गया। ठीक है, तो धारनगरी गुजरात से माना जाता है कि जो आपके कनकपाल जी थे वो क्या करने आते हैं, वो आते हैं उत्तराखंड की यात्रा करने, यानी कि बद्रीनाथ की यात्रा करने। ठीक है, और भानु प्रताप जी क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देते, कनकपाल से कर देते हैं। सेम कहानी चलती जैसे चंद में चलती वैसे ही पंवार में भी चलती। ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह करके इनको चांदपुरगढ़ी कहाँ पे, आपका चमोली में। ठीक है, और एकमात्र गढ़ है जिसका अभी तक अवशेष बाकी है। ठीक है, मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगा, आप देख लेना। तो चांदपुरगढ़ी का प्रशासन दे देते हैं किसको, आपकी कनकपाल को। तो कनकपाल चमोली के चांदपुरगढ़ी से पंवार वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, या आपका उत्तराखंड हो गया और यहाँ पे कहीं चमोली है, तो यहीं से क्या होती है, चांदपुरगढ़ी में पंवार वंश की स्थापना होती है। ठीक है, कनकपाल को ही आपके पंवार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, कनकपाल को पंवार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो बेसिकली कनकपाल से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल, इनकी राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ी चमोली, और ये कहाँ के मूल निवासी थे, धारनगरी गुजरात के मूल निवासी थे। ठीक है, इनके पास बहुत सारे राजा बनेंगे पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट योगदान नहीं रहा है। ठीक है, हम इतिहास उन्हीं का पढ़ेंगे जिनका इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। अब पढ़ेंगे 24वें राजा सोनपाल से। अब सोनपाल क्यों इंपॉर्टेंट है, सोनपाल का डेट आप ध्यान रख सकते हैं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फैक्ट पढ़ लीजिए कि सोनपाल 24वें नंबर के राजा थे। अब सोनपाल क्या करते हैं, अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ी से भिलंग घाटी में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो सोनपाल थे वो क्या करते हैं, राजधानी को चांदपुरगढ़ी से भिलंग घाटी में स्थानांतरित कर देते हैं। और उनकी राजधानी बेसिकली माना जाता है कि कहाँ थी, सोनी भिलंग में थी। ठीक है,
कोई भिलंग घाटी में कोई जगह थी सोनी भिलंग, वहाँ ये अपनी राजधानी को ले जाते, ठीक है। अब जो कनकपाल जो सोनपाल थे, जब ये भिलंग घाटी में राजधानी को स्थानांतरित करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्थानीय खस राजा थे, तो ये क्या करते हैं, उनको हरा देते हैं, किनको, खस राजाओं को, ठीक है। इसीलिए इनको अजयपाल का पूर्ववर्ती राजा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अजयपाल ने भी क्या किया था, खसों को हराया था, इसलिए अजयपाल का पूर्ववर्ती राजा किसको कहा जाता है, आपके सोनपाल को कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इनके बाद 28वें नंबर के राजा बनते हैं लक्षण देव, कहीं कहीं इनको लक्षण देव कहा गया है, पर जो इनको बेसिकली लिखा जाता है लक्षण देव, ठीक है। तो लक्षण देव के कार्यकाल की बात करें तो 1310 से लेकर 1330 तक इनका कार्यकाल था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं, फैक्ट पढ़िए इनके, फैक्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 28वें नंबर के राजा थे लक्षण देव। लक्षण देव इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम किस पंवार राजा के सिक्के हमको प्राप्त हुए थे, तो वो थे लक्षण देव, ठीक है। तो लक्षण देव के ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो लक्षण देव पहले पंवार राजा थे जिनके क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है, और इनके ताम्र सिक्के मिले हैं। पंवार वंश का पहला राजा जो कि क्या करता है, अपनी मुद्रा प्रकाशित करता है, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो भिलंग घाटी थी वहां का प्रथम स्वतंत्र राजा भी कौन था, आपका लक्षण देव था। अब स्वतंत्र क्यों था, क्योंकि कोई स्वतंत्र राजा ही क्या करेगा, सिक्के जारी करेगा, ठीक है। अब अगर ये राजा मांडलिक होता है जो अपने सिक्के जारी नहीं करता, इसलिए माना जाता है कि भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र राजा कौन था, आपका लक्षण देव था। क्यों था, क्योंकि इन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और मैंने बता दिया सिक्के वही जारी करते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई आपसे भी बड़ा बैठा है तो आप अपने सिक्के जारी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप तब क्या करेंगे, अपने से ऊपर वाली अथॉरिटी के सिक्के जारी करेंगे। इसलिए लक्षण देव को क्या माना जाता है, भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र राजा माना जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनके बाद 29वें राजा बनते हैं अनंतपाल द्वितीय, ठीक है। अब इससे पहले भी एक अनंतपाल रहे थे, तो इसीलिए अनंतपाल द्वितीय बनते हैं। 1310 से लेकर 1330 तक क्या था, इनका कार्यकाल था। इनको कहीं कहीं मुकुंदराव भी कहा गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख लीजिए, इनका अन्य नाम क्या था, मुकुंदराव था। अब अनंतपाल द्वितीय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1335 एडी में इनका रुद्रप्रयाग के धारसिल से एक अभिलेख प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है कब होता है, 1335 एडी में रुद्रप्रयाग के धारसिल से इनका एक अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है। और जो अभी तक के गढ़वाल नरेशों में प्राप्त, मतलब जितने भी गढ़वाल नरेशों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे पुराना अभिलेख इनका है, अनंतपाल द्वितीय का है। तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि किस गढ़वाल नरेश का सर्वप्रथम सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो अनंतपाल द्वितीय का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बस। धारसिल अभिलेख से ही पता चलता है कि सोनपाल ने अपनी राजधानी को भिलंग घाटी स्थानांतरित किया था। तो मैंने अभी बताया कि सोनपाल जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से भिलंग घाटी में स्थानांतरित किया था। तो इसकी जानकारी हमको कहीं ना कहीं से तो पता चली होगी, ठीक है, क्योंकि उस समय इतिहास को पुख्ता तौर पर नहीं लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ हम इतिहास को कैसे जोड़ जोड़ के पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी ये मध्यकाल से पहले वाला काल है, ठीक है, यहाँ भी इतिहास लिखा नहीं जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इतिहास को जोड़ जोड़ के बनाएंगे। तो हमको जो अनंतपाल का धारसिल अभिलेख है उस पर लिखा गया है कि जो सोनपाल था उसने अपनी राजधानी को भिलंग घाटी चेंज किया। तो किसके अभिलेख से हमें पता चला, वो था अनंतपाल द्वितीय के अभिलेख से, ठीक है। अब जो राजा जयराम देव था, ये क्या था, भिलंग घाटी का अंतिम राजा था। इसके बाद क्या हुआ, राजधानी दोबारा चेंज होकर कहाँ चली जाती है, चांदपुर गढ़ी चली जाती है, ठीक है। और कौन ले जाते हैं, आपके आसल देव ले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मूल राजधानी को चांदपुर गढ़ी क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब 34वें राजा बनते हैं जगतपाल। जगतपाल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 34वें राजा जगतपाल, क्योंकि इनका देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से एक ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है। आपको पता है रघुनाथ घाट मंदिर कहाँ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और कहाँ है, आपका देवप्रयाग में, ठीक है। वहां से इनका एक ताम्रपत्र मिलता है, और इस ताम्रपत्र में तो जगतपाल क्या थे, पहले पंवार राजा थे जिनका ताम्रपत्र हमको देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से मिलता है, ठीक है। तो जगतपाल क्या थे, पहले पंवार राजा थे जिनका ताम्रपत्र हमको कहाँ से मिला, आपके देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से मिला, ठीक है। और इस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजवार कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। तो जगतपाल ने इस ताम्रपत्र में खुद को रजवार कहकर संबोधित किया है, ठीक है। और इसी उसमें क्या है, भूमिदान का पहला उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। इस ताम्रपत्र में क्या मिलता है, भूमिदान का पहला उल्लेख भी मिलता है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं कि देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से सबसे पहले ताम्रपत्र किस पंवार राजा का प्राप्त हुआ है, तो आपके जगतपाल का देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने खुद को क्या कहकर संबोधित किया है, रजवार कहकर संबोधित किया है, ठीक है। और क्वेश्चन बन सकता है कि पंवार वंश में भूमिदान का पहला उल्लेख किस राजा के ताम्रपत्र से मिलता है, तो जगतपाल के ताम्रपत्र से हमको क्या मिलता है, भूमिदान का पहला उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब बनते हैं आनंदपाल द्वितीय। आनंदपाल द्वितीय कौन थे, अजयपाल के पिता थे, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजयपाल 37वां राजा अजयपाल, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 1490 से लेके आपके 1519 तक इनके कार्यकाल को दिखाया किसने, डॉक्टर अजय सिंह रावत ने, ठीक है। तो अजयपाल इंपॉर्टेंट राजा है, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्रम था, 37वां क्रम था, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कोई क्रम पूछा गया है सुदर्शन शाह का, तो अजयपाल इंपॉर्टेंट राजा है इसलिए इनका क्रम पूछा जा सकता है। इनका क्रम कौन सा था, 37वां क्रम था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, आनंदपाल द्वितीय, आपको ध्यान रखना, इनका पिता का नाम क्या था, आनंदपाल द्वितीय। तो अजयपाल इंपॉर्टेंट राजा हैं आपके पंवार वंश के। इनको क्या कहा जाता है, पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है।
परमार वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसको कहा जाता है? आपके अजयपाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अजयपाल क्या करते हैं, 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का एकीकरण करते हैं। ठीक है, गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर एकीकरण करने वाला परमार राजा भी कौन था? आपका अजयपाल था। ठीक है, और परमार वंश का एकीकरण कौन करता है? अजयपाल करते हैं। अजयपाल दिल्ली में किसके समकालीन थे? लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है, इसी समय दिल्ली में कौन सा वंश चल रहा था? आपका लोधी वंश चल रहा था। ठीक है, इसी के बाद क्या होता है, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है आपका इब्राहिम लोधी हार जाता है और फिर क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है, जिसको हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब अजयपाल के समकालीन कुमाऊं में राजा कौन था? आपका कीर्तिचंद था। ठीक है, तो अजयपाल 52 गढ़ों को जीतने से पहले क्या था, अजयपाल का सपना था कि वो गढ़वाल का क्या करे, एकीकरण करे। इसके लिए उसे सारे गढ़वाल में क्या करना था, कुछ जगह से युद्ध लड़ने थे, युद्ध लड़के क्या हो सकता था, गढ़वाल का एकीकरण हो सकता था। परंतु अजयपाल के समकालीन कुमाऊं में राजा कौन था? कीर्तिचंद था। ठीक है, और मैंने चंद्रवंश में पढ़ा है कि कीर्तिचंद क्या था, एक प्रतापी राजा था। तो अजयपाल सपना देख रहा था गढ़वाल का एकीकरण करने का, परंतु उससे पहले क्या होता है, कीर्तिचंद क्या करता है, गढ़वाल पे आक्रमण करता है और अजयपाल को हरा देता है। ठीक है, अजयपाल को हरा देता है तो अजयपाल का सपना तो पहले ही बार में क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपने पहले युद्ध में कौन हार जाता है? अजयपाल हार जाता है। और अजयपाल ने सपना क्या देखा था, गढ़वाल को एकीकरण करने का, परंतु उसका जो पहला ही प्रयास था उसमें उसे क्या मिलती है, असफलता मिलती है। ठीक है, 1490 में कीर्तिचंद का गढ़वाल पे क्या होता है, आक्रमण होता है और अजयपाल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1493 में अजयपाल को एक और झटका लगता है और बागेश्वर में कोई कैंत्यूरा राजा था। ठीक है, बागेश्वर में कोई कैंत्यूरा राजा था, कत्यूरी राजा था। ये क्या करते हैं, 1493 में गढ़वाल पर आक्रमण करता है और अजयपाल का जो क्या था, स्वर्ण सिंहासन था, कि आपको पता है परमार वंश के राजाओं के पास क्या था, स्वर्ण सिंहासन था। तो अजयपाल के स्वर्ण सिंहासन को चुरा के ले जाता है कौन? आपका ये कैंत्यूरा राजा, बागेश्वर का कैंत्यूरा राजा। ठीक है, तो अजयपाल को एकदम झटके लगे। पहले तो उसे कीर्तिचंद ने हरा दिया, उसके बाद बागेश्वर का कैंत्यूरा राजा भी उसे हरा के चले गया। तो इसके बाद कहानी ऐसी कही जाती है कि अजयपाल ने क्या किया था, शिव जी की तपस्या की थी। ठीक है, और शिव जी ने उसे क्या किया था, वरदान दिया था कि जहां तक भी तेरी नजर जाएगी वो इलाका तेरा हो जाएगा। ठीक है, शिव जी ने उसे अपने पीठ पे बैठाया था, कहानी है। ठीक है, ऐसे उसके बाद अजयपाल को जब क्या होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, तो अजयपाल 1497 से क्या करता है, मतलब अपने विजय अभियान को शुरू करता है। ठीक है, अजयपाल 1497 में क्या करता है, राजभुंगा के किले पे आक्रमण करके उसको जीत जाता है। और राजभुंगा का किला किसका था, आपके राजा कीर्तिचंद का था। ठीक है, इसके बाद कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच समझौता होता है और गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा तय की जाती है। किसको? देघाट को। ठीक है, अल्मोड़ा वाले देघाट को आपके गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गढ़वाल पर आक्रमण करके और साउथ गढ़वाल में क्या करता है, मतलब दक्षिणी गढ़वाल में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अजयपाल 1512 या फिर 1515 तक 52 गढ़ों का एकीकरण कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है गढ़वाल दो भागों में विभक्त है। ठीक है, उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल। उत्तरी गढ़वाल यानी कि आपका चमोली वाला रीजन। ठीक है, और दक्षिणी गढ़वाल यानी कि आपका कौन सा, टिहरी और पौड़ी वाला रीजन। ठीक है, आपका उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग वाला रीजन किस में आता है, आपका उत्तरी गढ़वाल में आता है। ठीक है, तो इसको अजयपाल क्या करता है, युद्ध करके अपने कब्जे में ले आता है। ठीक है, यानी कि युद्ध करके अजयपाल क्या करता है, पूरे इस गढ़वाल को जीत जाता है। ठीक है, किसको, आपके उत्तरी गढ़वाल को। ठीक है, अब बात करें दक्षिणी गढ़वाल, तो दक्षिणी गढ़वाल यानी कि पौड़ी वाले में, तो पौड़ी वाले में कहा जाता है कि असवाल जाति क्या थी, राज कर रही थी। और असवाल जाति क्या थी, बहुत ही क्या थी, मतलब लड़ाकू जाति थी, यानी कि वीर जाति थी। कौन? असवाल जाति। ठीक है, और इनका गढ़ कौन सा था, मेहापगढ़। आपने सुना होगा मेहापगढ़ है, मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगा। मेहापगढ़ ये आपका कहाँ है, पौड़ी में कोटद्वार से कुछ ही दूरी पे है मेहापगढ़। ठीक है, यमकेश्वर ब्लॉक में। तो वहाँ पे कौन सी जाति राज कर रही थी, आपकी असवाल जाति राज कर रही थी। ठीक है, और ये वही असवाल जाति है जो कि क्या करती है, 1490 में, जब 1491 में जब क्या होता है, गोरखाओं का आक्रमण होता है किस पे, गढ़वाल पे, तो उनसे युद्ध कौन करती है, आपकी असवाल जाति कर रही थी। ठीक है, तो असवाल जाति का थी, बहुत ही बहादुर जाति थी। तो अजयपाल दिमाग लगाता है। ठीक है, अजयपाल दिमाग कैसा लगाता है कि इनसे युद्ध करके तो कोई फायदा है नहीं, तो अजयपाल क्या करता है, साउथ गढ़वाल में वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या करता है, मतलब उसका एकीकरण कर देता है। ठीक है, तो 1515 या फिर 1512 तक अजयपाल ने क्या किया था, संपूर्ण गढ़वाल का एकीकरण कर दिया था। ठीक है, अब दक्षिण गढ़वाल में आपको ध्यान रखना कौन सी जाति शासन कर रही थी, आपकी असवाल जाति शासन कर रही थी। ठीक है, अब जब क्या होता है, गढ़वाल का एकीकरण हो जाता है, उसके बाद अजयपाल के पास एक टास्क क्या था कि राजधानी को किसी सुरक्षित जगह पे स्थानांतरित करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चमोली क्या है, तिब्बत बॉर्डर वाला रीजन है, और चमोली से किसकी राजधानी शेयर होती है, मतलब किसकी सीमाएं शेयर होती है, आपकी भोट प्रांत। उस समय तिब्बत को भोट प्रांत कहा जाता था। ठीक है, तो तिब्बत की या फिर भोट प्रांत की सीमा लगती थी किससे, आपके चमोली से। ठीक है, और राजधानी कहाँ पे थी, चांदपुर गढ़ी में थी। तो अगर राजधानी अगर सीमावर्ती क्षेत्र में रहेगी तो कहीं ना कहीं खतरा रहेगा। ठीक है, किसका, बाह्य आक्रमण का। तो अजयपाल क्या करता है, राजधानी को 1512 में आपकी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़, ये श्रीनगर के पास एक जगह है, देवलगढ़ में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ एक मंदिर की भी क्या करता है, स्थापना करता है, जिसका नाम क्या था, राजराजेश्वरी मंदिर था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 1512 में राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित करता है कौन, आपका अजयपाल, और वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करता है जिसका नाम क्या था, राजराजेश्वरी मंदिर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
अब 1517 या फिर 1515 दो डेटे हैं, क्योंकि आपके आयोग ने 1517 को गलत माना है, ठीक है। उन्होंने 1515 ऑप्शन में दिया था, तो 1515 या फिर 1517 में क्या करता है अजयपाल, राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। तो श्रीनगर को राजधानी बनाने वाला पंवार राजा कौन था, आपका राजा अजयपाल था, ठीक है। राजा अजयपाल ने क्या किया था, अपनी राजधानी को पहले चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर क्या किया था, स्थानांतरित किया था, ठीक है। और जो श्रीनगर, इसको गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको बहुत बार बसाया गया और बहुत बार इसको उजाड़ा गया, ठीक है। जैसे आपको पता है कि दिल्ली को लगभग 17 बार तोड़ा गया और फिर पुनः बसाया गया, ठीक है। वैसे आपके श्रीनगर को भी 17 बार टूटी है, फिर 17 बार पुनः ये क्या हुई, बसी, ठीक है। तो गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है किसको, आपके श्रीनगर को। अब जब गढ़वाल का राजा अजयपाल क्या कर रहा था, 52 गढ़ों का एकीकरण कर रहा था, तो एक फेमस युद्ध होता है किसके खिलाफ, उप्फूगढ़ के खिलाफ। 52 गढ़ों में से एक गढ़ था उप्फूगढ़, आपको ध्यान रखना है किसके समकालीन था, अजयपाल के समकालीन था। और इसका राजा था कौन, कप्पू चौहान। अब कप्पू चौहान एक प्रतापी राजा था। तो जब अजयपाल क्या करता है, 52 गढ़ों को जीत जाता है, लगभग 52 गढ़ों को जीत जाता है, तो क्या करता है, एक अश्वमेध मतलब ऐसे कुछ यज्ञ का क्या करता है, आह्वान करता है, ठीक है। और उसमें वो कहता है कि जितने भी राजा क्या हैं, जितने भी राजा मेरे क्या हैं, गुलाम बने हैं या फिर जिनको मैंने जीता है, वो क्या करेंगे, उस यज्ञ में प्रतिभाग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और मेरे सामने सर झुकाएंगे, ठीक है। कहानी ऐसी है। और जब उस यज्ञ में कौन नहीं पहुंचता, आपका उप्फूगढ़ का राजा कप्पू चौहान नहीं पहुंचता है, तो अजयपाल क्या करता है, कप्पू चौहान के पास मतलब एक प्रस्ताव बिछाता है कि आप मेरे सामने सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। परंतु उप्फूगढ़ का जो राजा था कौन था, कप्पू चौहान, वो क्या था, प्रतापी राजा था, ठीक है। और उप्फूगढ़ वर्तमान में कहा है, टिहरी गढ़वाल में। तो कप्पू चौहान मना कर देता, ठीक है। और कप्पू चौहान क्या बोलता है कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूं और पक्षियों में गरुड़ की तरह। तो ये कथन भी किसका था, आपके कप्पू चौहान का था, ठीक है। और फिर क्या होता है, अजयपाल कप्पू चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ता है, ठीक है। और उस युद्ध में क्या होता है, लगभग कप्पू चौहान लगभग श्रीनगर की सेना को हरा देता है, लगभग हरा देता है, ठीक है। और मतलब कहानी ऐसी कि इसी समय क्या होता है, मतलब इसके जो राजवंश था वहाँ पे जौहर हो जाता है, ठीक है। कहानी ऐसी है कि जो कप्पू चौहान था वो युद्ध में जा रहा था, तो कप्पू चौहान की माता बोलती है कि आप ना गढ़वाल के साथ युद्ध मत लड़िए, क्योंकि गढ़वाल एक बहुत बड़ा सैन्य शक्ति बन चुकी है, अजयपाल की सेना बहुत बड़ी सेना है और आप उनके साथ युद्ध मत लड़िए। तो कप्पू चौहान अपनी माँ को बोलता है कि नहीं, मैं अपने राज्य को किसी का गुलाम नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो फिर जो कप्पू चौहान की माता थी वो बोलती कि ठीक है, अगर आप युद्ध में मारे गए तो आप अपने सैनिकों से हमारे पास एक क्या कर देना, एक सूचना भिजवा देना और हम क्या करेंगे, जौहर कर देंगे, यानी कि खुद को आके हवाले कर देंगे, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, अजयपाल की माता बोलती है, ठीक है। तो जब युद्ध चल रहा था कप्पू चौहान और किसके बीच, गढ़वाल की सेना के बीच, तो एक क्षण ऐसा है कि कप्पू चौहान गढ़वाल की सेना से घिर गया, ठीक है। तो एक कप्पू चौहान का सेनापति था देबू, तो देबू को लगता है कि हमारा राजा मारा जा चुका है, ठीक है, कौन, कप्पू चौहान। परंतु कप्पू चौहान मरता नहीं है और देबू क्या करता है, राज्य में जाता है और राजमाता को क्या बोलता है कि कप्पू चौहान हमारे आपके बेटे क्या है, युद्ध में मारे गए हैं, ठीक है। और जैसे ये बात किसको पता चलती है, अजयपाल की माता और उनकी पत्नियों को पता चलती है, तो क्या करती है, राज्य में जौहर कर देती है, सभी महिलाएं जौहर कर देती है, ठीक है। और जब कप्पू चौहान युद्ध लड़के वापस लौटता है, तो कप्पू चौहान देखता है कि उसका राज्य पूरी तरह से क्या हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, उसकी माता बहनें कुछ नहीं बची है। तो कप्पू चौहान टूट जाता है, ठीक है, अंदर से टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है तो फिर अजयपाल क्या करता है, कप्पू चौहान को बंदी बना देता है, ठीक है। और कप्पू चौहान को बोलता है कि तुम अभी भी मेरे सामने क्या करो, सरेंडर कर दो, ठीक है। तो कप्पू चौहान बोलता है कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो अजयपाल क्या करता है, अजयपाल बोलता है कि इसकी गर्दन को ऐसे काटना, किसकी गर्दन कट के ठीक मेरे चरणों में गिरे। और कहानी ऐसे कि कप्पू चौहान कुछ ऐसा ट्रिक अपनाते हैं कि उनकी गर्दन कट के अजयपाल के पैरों में न गिर के उसके विपरीत गिरती है, ठीक है। तो फिर अजयपाल कप्पू चौहान को एक शब्द बोलते हैं कि वीर तुम जीते और हम हारे, ठीक है। तो अजयपाल ने किसके लिए ऐसा कहा था कि वीर तुम जीते, हम मतलब वीर तुम जीते और हमारे, तो कहा था उप्फूगढ़ के राजा कप्पू चौहान के लिए, ठीक है। तो ये कहानी थी कप्पू चौहान की, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अजयपाल के कुछ प्रशासनिक कार्य आपको ध्यान रखना है। अजयपाल एक प्रतापी राजा तो था ही, पर प्रतापी राजा होने के साथ साथ वो क्या करता है, कुछ प्रशासनिक कार्य भी करता है, ठीक है। तो अजयपाल क्या करता है, धूली पाता की शुरुआत करता है। अब आपने गांव में देखा होगा पाथा होता है, ठीक है। और कितने केजी का होता है, 2 केजी का बर्तन होता है पाथा, ठीक है। कितने केजी का होता है, 2 केजी का होता है, ठीक है। तो अजयपाल क्या करता है, धूली पाता की शुरुआत करता है। उस समय कुछ ऐसा मतलब होने लग गया था, लोग क्या करते थे, मतलब अपने लिए एक ऐसा पाथा बना दिया था कि जिसमें लोग देंगे तो कम, मतलब एक ऐसा पथा बना दिया था जिसमें अगर लोगों को किसी को कुछ सामान देना है तो उसमें सामान क्या था, कम रहता था। यानी कि अगर 2 केजी किसी को दाल देनी है तो उसमें 1 ही केजी दाल आती थी, ठीक है। और अगर किसी से कुछ सामान लेना है तो प्रॉपर जो पाता था वो प्रॉपर था, यानी कि उसमें 2 ही केजी सामान आता था। तो ऐसे कुछ धांधलीबाजी चल रही थी, आप समझ गए होंगे। तो अजयपाल क्या करता है, धूली पाता चलाता है। धूली पाता धर्म पाता, इसको धर्म पाता भी कहा जाता है और धूली पाता भी कहा जाता है। इसमें होता क्या था, पाथे का वजन क्या था, ठीक 2 केजी था, ठीक है। और एक सरकारी पाता था। तो
कहीं भी अगर पता चलता था कि कोई ऐसा घोटाला हो रहा है तो अजयपाल क्या करता था, इस धूलिपाते को वहाँ पर भिजवाता था और मतलब क्या करता था, फैसले को लेता था, यानी कि न्याय करता था। अजयपाल क्या करता है, धूलिपाता की शुरुआत करता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। उसके अलावा पट्टी और परगनों का निर्धारण भी कौन करता है, आपका अजयपाल करता है। यानी कि गढ़वाल में अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रशासन की नींव कौन रखता है, तो आपका राजा अजयपाल रखता है, ठीक है। उसके अलावा सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी कौन करता है, आपका राजा अजयपाल करता है। अभी सरोला ब्राह्मण क्या था, सरोला ब्राह्मण यानी कि जो आपके सेना के लिए खाना बनाते थे, ठीक है। अब आपको पता है सेना अगर युद्ध में जाएगी तो उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी किसकी, भोजन की, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती, ठीक है। अब उस समय क्या हो रहा था, जात पात बहुत चरम सीमा पे थी, ठीक है। अभी भी जात पात है और उस समय तो और चरम सीमा पे थी, ठीक है। तो क्या होता, जात पात बहुत चरम सीमा पे थी और मतलब लोगों जो सैनिक थे उनके बीच में ये भेदभाव चल रहा था कि मैं इसका हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं इसका हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। तो अजयपाल क्या करता है, एक फिक्स ब्राह्मण बनाता है, सरोला ब्राह्मण, जिसके हाथ का खाना सबको खाना पड़ेगा। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति भी कौन करता है, आपका अजयपाल करता है, ठीक है। अजयपाल राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त कराता है और क्या करता है, ओड़ा का प्रचलन करता है। आपने गांव में देखा होगा खेतों के बीच में एक पत्थर होता है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, ओड़ा कहा जाता है, ठीक है। और ओड़े को भगवान के रूप में पूजा जाता है। यानी कि पहले अगर कोई पत्थर है और किसी खेत के बीच में किसी पत्थर को लगाकर सीमा का निर्धारण किया गया है, तो लोग क्या करेंगे, पत्थर को इधर खिसका देंगे और अपनी सीमा को बड़ा कर देंगे। परंतु आपने देखा होगा कि गांव में लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग ओड़े को भगवान की तरह पूजते हैं। यानी कि अगर हम ओड़े को इधर उधर खिसकाते हैं तो हमारे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो इस ओड़े का प्रचलन कौन करता है, आपका अजयपाल करता है, ठीक है। और कहा जाता है कि भूमि बंदोबस्त का पहला प्रयास भी किसने किया था, आपके राजा अजयपाल ने किया था, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट उसके बाद कार्य करता है, अजयपाल क्या करता है, ओपी यानी कि आउटपोस्ट छावनी बनाने की शुरुआत भी कौन करता है, आपका राजा अजयपाल। करने का तात्पर्य है, तो आपको पता होगा जो गढ़वाल की जो सीमा लगती है वो आपकी किससे लगती है, तराई वाले रीजन से लगती है। यानी कि कोटद्वार वाला रीजन हो गया, तराई वाले रीजन से सीमा लगती है गढ़वाल की, ठीक है। तो जो गढ़वाल की जो तराई वाली सीमा है वो किसके नज़दीक है, आपके लंगूरगढ़ हो गया, आपका महाबगढ़ हो गया, और आपका एक और गढ़ है, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इन 2-3 गढ़ों से किसकी सीमा लगती है, गढ़वाल के तराई वाले क्षेत्र की, ठीक है। तो आपको पता है ये टाइम पीरियड अजयपाल का था, किसके टाइम पीरियड पे, लोधी वंश की समाप्ति पे और मुगल वंश की स्थापना पे। तो जैसे जैसे क्या होता है, मुगलों का स्थापना शुरू होती है और लोधियों की क्या होती है, हार शुरू होती है। तो लोधी लुटेरे थे या फिर लोधी जो क्या थे, लोधी वंश के जो भागे हुए जो सैनिक थे या फिर राजा थे, वो क्या करते हैं, गढ़वाल की ओर आना शुरू करते हैं। तो गढ़वाल की ओर आना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको गढ़वाल को खतरा था, वो क्या करते, गढ़वाल पे आक्रमण कर सकते थे। मतलब ये टाइम ऐसा था दिल्ली सल्तनत में कि क्या हो रही थी, मुगल वंश की स्थापना हो रही थी, ठीक है। बाबर क्या करते हैं, मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और जो लोधी आक्रांता थे वो क्या कर रहे थे, भागकर दिल्ली से भागकर गढ़वाल की ओर आ रहे थे। तो इसलिए अजयपाल क्या करता है, जो आपका लंगूरगढ़ हो गया फिर महाबगढ़ हो गया, वहाँ पे क्या करता है, छावनियाँ बनाता है, छोटी छोटी छावनियाँ बनाता है, आउटपोस्ट, छावनियाँ नहीं कह सकते उनको कह सकते हैं आउटपोस्ट, यानी कि जहाँ पे कुछ सैनिक रुकते हैं। तो उनकी स्थापना कौन करता है, आपका अजयपाल करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, गुजरूगढ़, महाबगढ़ और लंगूरगढ़, ठीक है। तो गुजरूगढ़ था उसका नाम। गुजरूगढ़, महाबगढ़ और लंगूरगढ़ पे अजयपाल क्या करता है, गढ़वाल की जो तराई वाली सीमा है वहाँ पे 3 छावनियाँ बनाता है, ठीक है। और वहाँ से क्या करता है, नज़र रखता है कि कोई मुगल आक्रांता क्या कर रहा है, मुगल या फिर मुगल नहीं कह सकते, कोई मतलब मुस्लिम आक्रांता कहीं गढ़वाल पे आक्रमण ना करे, इसलिए क्या करता है अजयपाल, छोटी छोटी छावनियों का निर्माण कराता है। केंद्रीय सेना का निर्माण भी कौन कराता है, आपका राजा अजयपाल कराता है। अब अजयपाल जब क्या करता है, 52 गढ़ों का एकीकरण कर देता है। तो अजयपाल हर गढ़ से कुछ सेना को लेकर एक केंद्रीय सेना बनाता है और उस सेना का गठन कौन करता है, आपका राजा अजयपाल करता है, ठीक है। राजा क्या करता है, अजयपाल क्या करता है, उन सैनिकों को आपका मतलब उन सैनिकों को वेतन नहीं देता है। तो वेतन नहीं देता तो फिर वेतन की जगह कुछ ना कुछ तो देना था। तो अजयपाल का क्या करता है, उनको यथेष्ट भूमि देता है। अभी यथेष्ट भूमि क्या हुई, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अजयपाल अपने सैनिकों को कुछ भूमि दान में देता है, ठीक है। मतलब सेना में काम करने के बदले, जैसा आजकल क्या होता है, आजकल सेना को तनख्वाह दी जाती है, पर उस समय क्या थी, सेना को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, सेना को एक यथेष्ट भूमि दी जाती थी। और इस भूमि पर क्या होता था, कर माफ होता था। यानी कि इस भूमि पर जो भी उत्पादन होगा उसका संपूर्ण भाग वो सैनिक रखेगा, ठीक है। यानी कि वो राजा को कुछ भी उसके भूमि से टैक्स के रूप में नहीं देगा। वही क्या होती थी, यथेष्ट भूमि होती थी। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि पवार काल में यथेष्ट भूमि का संबंध किससे था, तो सैनिकों को दी जाने वाली भूमि क्या थी, यथेष्ट भूमि थी। और इसकी शुरुआत कौन करता है, राजा अजयपाल करता है। अब जब अजयपाल क्या करता है, 52 गढ़ों को जीत जाता है, उसके बाद अजयपाल क्या करता है, हिंसा को छोड़ देता है, ठीक है। हिंसा को छोड़कर क्या करता है, गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन जाता है। तो इसीलिए अजयपाल की तुलना अशोक से भी की जाती है। अशोक ने भी क्या किया था, आपके कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना दिया था। तो अजयपाल भी क्या करता है, हिंसा को छोड़कर क्या करता है, गोरखनाथ पंथ को अपना देता है, ठीक है। और जो जॉर्ज डब्ल्यू विक है, इनके पुस्तक है गोरखनाथ एंड कनपटा योगीश, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किसकी पुस्तक है, गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीश, आपके जॉर्ज डब्ल्यू विक की पुस्तक है, ठीक है। इसमें अजयपाल को
गोरखनाथ पंथ का संस्थापक बताया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसकी पुस्तक है और इसमें अजय इकबाल को क्या बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा मानवोदय काव्य किसकी है? मानवोदय काव्य कवि भरत की है। ठीक है, तो जो मानवोदय काव्य में कवि भरत ने अजयपाल की तुलना इंद्र, कुबेर और युधिष्ठिर से किया था। आपको ध्यान रखना है कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना किस किस से की? आपके इंद्र से, कुबेर से और युधिष्ठिर से। ठीक है, उसके अलावा ठाकुर सूरवीर सिंह, तो ठाकुर सूरवीर सिंह का एक तांत्रिक ग्रंथ है, कौन सा? सामरी ग्रंथ। इसमें उन्होंने अजयपाल को क्या कहा है? आदिनाथ कहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अजयपाल को आदिनाथ किसने कहा है? ठाकुर सूरवीर सिंह ने कहा है। ठीक है, और उनका एक क्या है? तांत्रिक ग्रंथ है, कौन सा? सामरी ग्रंथ। उसमें उन्होंने अजयपाल को आदिनाथ कहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब अजयपाल के बाद उनका पुत्र कल्याण राजा बनता है, कल्याण साहिब, कल्याणपाल, आप इसको कुछ भी कह लीजिए। इसका कार्यकाल 1519 से लेकर 1529 तक चलता है। ठीक है, इसने क्या किया था? अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शाह की उपाधि नहीं थी। ठीक है, और आपका आयोग भी मानता है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह था, ना कि कल्याणपाल या फिर कल्याण शाह। ठीक है, परंतु आप ध्यान रख सकते हैं कि वंशावली में कल्याणपाल के आगे शाह की उपाधि क्या है? मेंशन है। ठीक है, उसके बाद हंसपाल राजा बनता है, उसके बाद विजयपाल राजा बनता है। तो विजयपाल पहला ऐसा राजा था जो कि क्या करता है? भोट प्रांत पर हमला करता है। ठीक है, तो जैसे आपने चंदवंश में पढ़ा होगा, मैंने चंद में आपको क्या पढ़ाया था कि चंदवंश में क्या होता था? डोटी के साथ चंदवंश के युद्ध होते थे। डोटी यानी कि वर्तमान के नेपाल के साथ चंदों के बहुत सारे युद्ध हुए। अब गढ़वाल में भी सेम सीन चलेगा। गढ़वाल में क्या होगा? गढ़वाल के राजा भोटिया बोल रहा हूँ, गढ़वाल के राजा क्या करेंगे? आपके भोट प्रांत यानी कि वर्तमान का तिब्बत के साथ युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, तो भोट प्रांत तिब्बत पर आक्रमण करने वाला प्रथम पंवार राजा कौन था? आपका कौन था? विजयपाल था। आपको ध्यान रखना विजयपाल क्या करता है? प्रथम बार क्या करता है? तिब्बत पर आक्रमण करता है, परंतु यह आक्रमण क्या था? पूर्णतः असफल रहा था। आपको ध्यान रखना है प्रथम राजा जो कि क्या करता है? तिब्बत पर आक्रमण करता है, कौन था? आपका राजा विजयपाल था, परंतु क्या था? पूर्णतः असफल रहा था। उसके बाद 42वां राजा बनता है, कौन? आपका सहजपाल। सहजपाल के कार्यकाल की बात करें तो 1547 से लेके आपका 1576 तक शासन करता है, कौन? आपका सहजपाल। अब सहजपाल से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देवप्रयाग से इनका ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, जिसमें इनका नाम सहजपाल, मतलब ताम्रपत्र में सहजपाल लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि देवप्रयाग से बहुत सारे ताम्रपत्र मिले हैं। इंपॉर्टेंट है कि किसके समकालीन थे? आपके अकबर और चंद्रराजा रुद्रचंद के समकालीन थे, कौन? सहजपाल। अब सहजपाल में क्या माना? जो मानवोदय काव्य किसका? मानवोदय काव्य में जो सहजपाल है उनको क्या कहा गया है? विद्वानों को शरण देने वाला और राजनीतिक चतुर राजा बताया। किसको? सहजपाल को। अब क्यों बताया वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि सहजपाल समकालीन थे किसके? राजा अकबर के। अब जो अकबर थे, अकबर की जो रसोई थी उसमें गंगा जल का यूज होता था। ठीक है, हमको कैसे पता? उनकी जो आत्मकथा है अबू फजल के द्वारा लिखी गई है, कौन सी? अकबरनामा। अकबरनामा में बताया गया है कि अकबर की रसोई के लिए पानी कहाँ से जाता था? गंगा जल में यूज होता था, किसका? अकबर की रसोई के लिए। ठीक है, और वो पानी कहाँ से जाता था? हरिद्वार से जाता था। तो कहीं ना कहीं अकबर के मन में भी जिज्ञासा थी कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। अकबर क्या करता है? गंगा का उद्गम के पता करने के लिए खोजी दल भेजता है। ठीक है, खोजी दल गंगा के उद्गम के लिए भेजता है, जो कि उत्तराखंड आता है, परंतु उनको हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। और ऐसा कौन करता है? आपका राजा सहजपाल। राजा सहजपाल क्या करता है? उस दल को हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, और फिर भी आप देखिए कि उसके बाद अकबर इतना प्रतापी राजा था, मतलब प्रतापी तो नहीं कह सकते, अकबर एक क्या था? मुगल, मतलब अच्छा मुगल राजा था। तो अकबर फिर भी क्या करता? गढ़वाल पे आक्रमण नहीं करते, क्योंकि हमको कहीं भी नहीं मिला है कि अकबर ने क्या किया था? गढ़वाल पे आक्रमण किया। और हमको ऐसा कहीं भी नहीं मिला है कि सहजपाल ने आपकी किसकी अधीनता स्वीकार की? मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो इसीलिए अकबर को मानवोदय काव्य में विद्वानों को शरण देने वाला और राजनीतिक चतुर राजा बताए। राजनीतिक चतुर राजा इसीलिए कि अकबर सहजपाल ने क्या किया? अकबर की जो क्या था? खोजी दल था उसको आगे भी नहीं बढ़ने दिया, और साथ ही साथ क्या किया? अपने संबंध मुगलों से भी ठीक ठाक बनाए रखे। ठीक है, इसलिए उनको राजनीतिक चतुर राजा बताया गया। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब 43वां राजा बनता है, कौन? बलभद्र शाह। कार्यकाल की बात करें तो 1575 से लेके 1591 तक। अब बलभद्र शाह का नाम अकबरनामा में क्या मिला है? राम शाह और बलराम शाह मिला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि आपके अकबरनामा में किस राजा का नाम बलराम शाह या फिर राम शाह मिला? तो किसका मिला है? बलभद्र शाह का मिला है। ठीक है, अब दिल्ली के साथ राजदूत भेजने की प्रथा कौन करते हैं शुरू? आपके बलभद्र शाह करते। क्यों करते? क्योंकि ये ऐसा काल चल रहा था कि दिल्ली से जो भागे हुए विद्रोही थे क्या कर रहे थे? लगातार गढ़वाल में प्रवेश कर रहे थे। तो बलभद्र शाह क्या करता है? इन विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली वापस लौटा देता है, यानी कि दिल्ली जो मुगल शासक था उसको वापस लौटा देता है। ठीक है, और क्या करता है? दिल्ली के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली के साथ राजदूत भेजने की प्रथा कौन शुरू करता है? आपका बलभद्र शाह करता है। ठीक है, अब जो बलभद्र शाह था ये पहला राजा था जिसने क्या किया था? अपने नाम के आगे शाह लगाना शुरू किया था। ठीक है, और इसको शाह की उपाधि किसने दी थी? कहा जाता है कि किसी लोधी व्यक्ति ने क्या किया था? बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपके पास क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर एग्जामों में कि किस चंद राजा ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो बलभद्र शाह ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पहला ऐसा राजा जो कि दक्षिण में विजय अभियान चलाता, कौन था? आपका बलभद्र शाह था।
अब एक फेमस युद्ध होता है ग्वालदाम का युद्ध 1581 से लेके 1591, इनकी 2 डेटें हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में कोई भी सी डेट बन सकती है, 91 बन सकती है, 81 बन सकती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्वालदाम का युद्ध होता है किस किस के बीच, आपके रुद्रचंद के बीच और किसके बीच, बलभद्र शाह के बीच। मैंने चंद्रवंश में बताया था कि कैसे कैसे रुद्रचंद क्या करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो क्या है गढ़वाल की सीमा तक पहुंच जाता है। तो जो सुकालदेव था, कत्यूरी राजा, अंतिम कत्यूरी राजा सुकालदेव और बलभद्र शाह क्या करते हैं, आपस में गठजोड़ करके रुद्रचंद के खिलाफ एक युद्ध लड़ते हैं, जिसी को क्या कहा गया, ग्वालदाम का युद्ध कहा गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्पन्न मारा जाता है, ठीक है। तो जब पुरुषोत्पन्न मारा जाता है तो रुद्रचंद क्या होता है, मतलब बहुत ही अंदर से आहत हो जाता है, और इसके बाद वो 1592 में क्या लड़ता है, बैजनाथ का युद्ध लड़ता है, जिसमें वो सुकालदेव की हत्या कर देता है, ठीक है। तो मैंने चंद्रवंश में पढ़ा रखा है, आपको ध्यान रखना है। और कवि देवराज है, जो कवि देवराज क्या करते हैं, बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से करते हैं, ठीक है। तो कवि देवराज किसकी तुलना भीमसेन से करते हैं, आपके बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से करते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मानसा पे, तो मानसा को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।